देखो अपन इसमें शुरुआत करेंगे जो बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ें हैं ना उनसे। तो कुछ चैप्टर आपके सिलेबस में उनमें नए सवाल जुड़ते जाते हैं, तो उनमें आज अपन लेंगे जैव विविधता का चैप्टर लेंगे। किसका? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। इस पे आने वाला जो सवाल है वो पहला सवाल है जैव विविधता सुरक्षा रणनीति। आप नोट करते जाओ साथ में। जैव विविधता रणनीति, जैव विविधता रणनीति 2030। पहला सवाल जो इम्पोर्टेंट है इसमें देखो क्या है, इसका उद्देश्य जो है वो स्थानीय लोगों का मतलब है जैसे गांव में है तो गांव में, शहर में है तो शहर में, इन लोगों को स्वायत्तता, समानता और टिकाऊ प्रबंधन प्रदान करने के लिए। ठीक है। जैव विविधता का संबंध किससे है? जीवों से है। और यहाँ ये जो रणनीति है, एक डॉक्यूमेंट है सरकार का जिसका संबंध किससे है। तो इसका पहला सवाल आपसे ये पूछ सकते हैं कि जैव विविधता रणनीति 2030 का उद्देश्य क्या है। तो पहले तो इसका उद्देश्य लिखें आप डेस्क करके। उद्देश्य है स्थानीय लोगों को स्वायत्तता, स्थानीय लोगों को स्वायत्तता, समानता और टिकाऊ प्रबंधन प्रदान करना, या इसको स्वायत्त, सम्मान और टिकाऊ प्रबंधन। ठीक है। इसका मतलब क्या है? जैसे पेड़ पौधे लगाने का जिम्मा जो है कुछ संस्थाओं को, सरकारों को, इनको दे रखा अपन ने, जबकि इस डॉक्यूमेंट का उद्देश्य जो है स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल के ऊपर लोग जो है वो पर्यावरण सुरक्षा के लिए। स्वायत्त का मतलब होता है कि अपना प्रबंधन खुद करें। सम्मान का मतलब सबका इक्वल योगदान हो। और टिकाऊ का मतलब है कि आने वाली पीढ़ियों तक एनवायरनमेंट है वो बना रहे। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, इसमें डॉक्यूमेंट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनावरण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तो इस डॉक्यूमेंट के अनुसार भारत में 24.9% भौगोलिक क्षेत्र, सीधा सवाल देखना है, भौगोलिक क्षेत्र पर जैव विविधता की सुरक्षा आवश्यक है। जैव विविधता की सुरक्षा आवश्यक है। इसका मतलब क्या है? जैसे जैव विविधता की सुरक्षा का मतलब क्या है? एक चीज और बता दूं मैं आपको। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जैव विविधता का मतलब होता है कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जीव जातियों की संख्या। समझना इस बात को। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जीवों की जातियों की संख्या। जीवों की संख्या नहीं, जीव जातियों की संख्या। जैसे मान लो 10 बीघा खेत है और उसमें अपन ने 100 बकरियां बांध रखी हैं, तो जाति एक ही है। फिर बकरियां और भेड़ मिला दी, जाति 2 हो गई। भैंस बांध दी, जाति 3 हो गई। तो बायोडाइवर्सिटी में अपन जीवों की संख्या काउंट नहीं कर गए, जीव जातियों की संख्या। तो देखो 24.9% भौगोलिक क्षेत्र भारत का ऐसा है जिसमें इस डॉक्यूमेंट के अनुसार जीव जातियों को बचाए रखने की या उनको सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। लगभग 25% भौगोलिक क्षेत्रफल। और ये जैसे अपन बोलते हैं कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है 32 लाख और समथिंग में है। तो इसका 25% हो गया 7,89,331 वर्ग किलोमीटर पर। ये लाइन है, इतनी नहीं है कि मतलब भारत के विभिन्न हिस्सों में जीवों की जो जातियां पाई जाती हैं
उनमें से कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर जीवों की जातियां खतरे में हैं? 25% भौगोलिक क्षेत्र में। समझ रहे आप, देश के 25% हिस्से में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीव जाति जो है वो एंडेंजर्ड है, खतरे में है, और उसको बचाने का संकेत जो है वो जैव विविधता रणनीति 2030 में भारत सरकार ने दी है। तो सीधी सी बात, कॉमन सेंस में ये झमेला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना ध्यान में रखना है कि देश के कितने हिस्से में 25%, तो 32 लाख और समथिंग का जो 25% हिस्सा है लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। एग्जैक्ट आंकड़ा जो सरकार ने दिया है वो है 7,89,331 वर्ग किलोमीटर। तो इसे कोष्टक में लिख लो आप, 7,89,331 वर्ग किलोमीटर। 331 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर कोई न कोई जाति जो है वो अवश्य खतरे में है। ठीक है, इससे अगली बड़ी बात मैं बताऊं क्या है। अभी जैसे भारत सरकार जीव जातियों को बचाने के लिए प्रयास कर रही है, सोचना इस बात को, अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट और योजनाएं चल रही हैं सरकार की, लेकिन इस 25% में लगभग 14.5% वो भौगोलिक क्षेत्र है जहां आज तक हमने कोई प्रयास नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि 14.5% वो भौगोलिक क्षेत्र है देश का जहां जीवों की जातियों को खतरा तो है, लेकिन आज तक हमारी या सरकार की नजर उस पर नहीं गई है। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, इसमें से 14.6% भौगोलिक क्षेत्रफल, 14.6% भौगोलिक क्षेत्रफल, 14.6% भौगोलिक क्षेत्रफल बिल्कुल नया है। 14.6% भौगोलिक क्षेत्रफल बिल्कुल नया है, जहां सुरक्षा हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया, जहां सुरक्षा हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। ठीक है, अब देखो, जैसे अपन विश्व की वनस्पति की चर्चा करते हैं, थोड़ा सा सोचना। देखो अगला ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे ये ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या मकर रेखा है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इन दोनों रेखाओं के बीच में जो पाई जाने वाली वनस्पति है, समझ तो रहे, मैं सीधा सवाल बता रहा हूं आपको एग्जाम में आने वाला। इस वनस्पति को अपन क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वनस्पति, क्योंकि इस क्षेत्र में साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो दुनिया में सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी, जैसे अपन वनस्पति को बांटते हैं, ये उष्णकटिबंधीय है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय है, और ये शीत कटिबंधीय। मोटे तौर पर 3 भागों में। ये क्या है? उष्णकटिबंधीय। ये और ये क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय। और ये क्या है? शीत कटिबंधीय। तो दुनिया की 55% से ज्यादा जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। मतलब विश्व की सबसे ज्यादा जीव जातियां 23.5 से 23.5 कर्क टू मकर रेखा के बीच में पाई जाती हैं, जीव जातियों की सबसे ज्यादा संख्या। और इसमें कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, भूमध्य रेखा के आसपास डोल्ड्रम फील्ड, ये सब आ जाते हैं इसमें। तो देखो दुनिया में जैव विविधता सबसे ज्यादा खतरे में कहां है? वहां है जहां जैव विविधता सबसे ज्यादा है। देखो सबसे बड़ी जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, और जैव विविधता को सबसे ज्यादा खतरा उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। तो दूसरा सेंटेंस, विश्व की सबसे बड़ी जैव विविधता, विश्व की सबसे बड़ी जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में है। मतलब कर्क और मकर रेखा के बीच 23.5 से 23.5 के बीच, समझ गए ना? उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में है। तथा विश्व के कार्बन चक्र में, यह चीज अभी बताऊंगा मैं आपको, विश्व के कार्बन चक्र में इसी प्रदेश का सर्वाधिक योगदान है। 3 सवाल हो गए एक सेंटेंस में।
कार्बन चक्र में सर्वाधिक योगदान इसी प्रदेश का है। कार्बन चक्र में सर्वाधिक योगदान इसी प्रदेश का है, इसी प्रदेश का है। तथा आज उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों को ही उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों को ही सर्वाधिक खतरा है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों को ही सर्वाधिक खतरा है। समझ में आ गई बात? कार्बन चक्र क्या है? देखो आपको मैं बताऊं कार्बन चक्र क्या। जैसे खाद में कार्बन होता है, खाद से पौधे में आई, पौधे से शाकाहारियों में गई, शाकाहारियों से मांसाहारियों में गई, जीव के मरने के बाद वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये कार्बन साइकिल जो है चलती रहती है। तो पूरी जो दुनिया चल रही है, देखो हमारे पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से ही है। जैसे धरती के 2 फेफड़े, अपने शरीर में सांस अपन लेते हैं तो वो किसकी बदौलत? ऑक्सीजन की बदौलत। ऑक्सीजन को सप्लाई कौन करता है? फेफड़े, बॉडी में। ऐसी पूरी पृथ्वी को फेफड़े कौन करते हैं? तो पृथ्वी के फेफड़े अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन ही है। एक अफ्रीका का जंगल और दूसरा दक्षिणी अमेरिका का जंगल। समझ रहे आप? तो कार्बन साइकिल पूरी दुनिया का जो जीवन है, चाहे वनस्पति की बात करें चाहे प्राणियों की बात करें, सबका जीवन जो है वो किससे चलता है? कार्बन साइकिल से चलता है। और कार्बन साइकिल में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो किसका है? उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का है। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ी जैव विविधता कौन से प्रदेशों में है? उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। आज जैव विविधता को सबसे बड़ा खतरा कौन से प्रदेशों में है? ये सब चीजें हमें कौन सा डॉक्यूमेंट बताता है? जैव विविधता रणनीति 2030। समझ में आ गई ये बात? दूसरी बात देखो, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है सवाल। आज तक सरकारों ने जैव विविधता को बचाने के लिए जितने प्रयास किए हैं, वो प्रयास शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में और शीत कटिबंधीय प्रदेशों में है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में वनस्पति को बचाने के लिए सरकारों ने बहुत कम प्रयास किए हैं, क्योंकि दुनिया भर के जंगल हैं, तो जहां जंगल है वहां बचाने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। तो आज हमारी लापरवाही की वजह से जैव विविधता, वनस्पति और जीव जंतु सबसे ज्यादा खतरे में कहां पड़े हैं? उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पड़े। अब उस गिरती जैव विविधता की स्थिति को बचाने के लिए जो डॉक्यूमेंट बना है वो जैव विविधता रणनीति 2030 है। समझ में आ गई बात इस डॉक्यूमेंट में क्या है? दूसरा सवाल जो आपसे डिस्कस किया जा सकता है वो मैं आपको बताऊं, लिखेंगे आप, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसको शॉर्ट में जिक्का, GICA। जैसे अपने ये जापान सरकार का एक उपक्रम है, पहले इसके बारे में सुन ले, ठीक है ना। जैसे अपने राजस्थान सरकार के पास रिको है, भारत सरकार के पास अपने LIC है, ऐसी बहुत सारी सरकारों की एजेंसियां हैं, कॉरपोरेशन है, जो केवल भारत में नहीं भारत से बाहर भी बहुत सारे काम करते हैं। जैसे LIC है तो LIC की ब्रांच भारत से बाहर भी है। ऐसे ही ये जो जिका है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ये जापान सरकार का उपक्रम है, जापान सरकार की संस्था है, जापान सरकार की एजेंसी है। और ये विश्व के विभिन्न हिस्सों में जहाँ जहाँ संकट है वहाँ वहाँ अपनी सेवाएं प्रदान करती है। राजस्थान में 5 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो जिका की मदद से चल रहे हैं। सवाल क्या बन सकता है कि निम्न में से राजस्थान में कौन सा, अब ये जो अभी मैं आपको जैव विविधता बता रहा हूँ, आज की पूरी क्लास किसके ऊपर है? ऊपर हेडिंग डालो चाहे बायोडाइवर्सिटी पर है, इसका मतलब अपन वनस्पति और जीव जंतुओं की बात करेंगे, ठीक है। यहां आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई जैव विविधता का मतलब प्राणी भी है और वनस्पति भी है। तो ये जिका जो संस्था है वो राजस्थान में 5 बड़े प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको वनस्पति और जीव जंतुओं को बचाने के लिए प्रयास कर रही है। तो आपके लिए सवाल की भाषा ये हो सकती है कि निम्न में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण हेतु
जीका की ओर से संचालित किया जाने वाला राजस्थान का प्रोजेक्ट है, कौन सा नहीं है? 3 देके उपयुक्त सभी दे दिया, 3 इनमें से दे दिया, चौथा कोई और देके ये दे दिया कि इनमें से कौन सा नहीं है। समझ में आ गई ना? तो मैं आपको कितने प्रोजेक्ट बता रहा हूं? 5 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए, वनस्पति और जीव जंतु को बचाने के लिए, ये जापान की एजेंसी कहां? राजस्थान में। आपका सिलेबस जो है वो सारी परीक्षाओं को किस केंद्र बना के? राजस्थान का। तो जीका के वो प्रोजेक्ट अपने को याद रखने की जरूरत नहीं जो राजस्थान से बाहर भारत के अन्य हिस्सों में चल रहे हैं। समझ आ गई बात? तो आप इसमें लिखो वृक्षारोपण, वन्य जीव संरक्षण। सवाल की भाषा सब में यही होगी। वृक्षारोपण, वन्य जीव संरक्षण एवं जैव विविधता संरक्षण हेतु, एवं जैव विविधता संरक्षण हेतु जीका की ओर से, राजस्थान में, निम्न 5 कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। पहला है इंदिरा गांधी क्षेत्र वृक्षारोपण परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पौधारोपण का काम जीका कर रही है, सीधी सी बात यह है, लिख लो आप। दूसरा है अरावली वृक्षारोपण परियोजना। अरावली वृक्षारोपण परियोजना 2 हो गए। तीसरा आप इसमें लिखोगे वानिकी विकास परियोजना। वानिकी विकास परियोजना। चौथा है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना प्रथम। ये पार्ट फर्स्ट और सेकंड में बटी हुई है, और 5वां पार्ट यही है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना सेकंड। जैव विविधता परियोजना सेकंड। सवाल की भाषा समझ गए? देखो 3 शब्द मैंने आपको लिखाए हैं, क्या क्या? वृक्षारोपण, वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के लिए। और राजस्थान में देखो सबसे बड़ी बात यह कि बड़े प्रोजेक्ट जैव विविधता के लिए यही 5 हैं। तो मान लो कि अगला ये भाषा आपसे नहीं पूछे तो सिंपली ये पूछ सकता है कि कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी है जो राजस्थान में जैव विविधता के अधिकांश परियोजनाओं का संचालन कर रही है। तो इसका उत्तर आ गया जी का। सवाल की लैंग्वेज समझ गए ना? या मान लो अगला एजेंसी भी नहीं पूछना चाहे तो राजस्थान की जैव विविधता की अधिकांश परियोजनाएं किस देश के सहयोग से संचालित हो रही हैं? जापान। बात वही है। आपको इसको पढ़ते समय निम्न में से कौन सी जापान के सहयोग से, कौन सी जीका के सहयोग से संचालित है, संचालित नहीं है? समझ में आ गई बात? तो इसे 10वां सवाल इजी गोइंग बन सकते हैं इन 5 लाइनों से। जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो मैंने आपको बता दी है। क्लियर हो गई? नेक्स्ट जो चर्चा अपन करेंगे वो आप एडिंग डालो, ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य। ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य। मैं बिना चैप्टर पढ़े अपन सवाल निकाल लेंगे। कृष्ण मृग अभयारण्य, ये ताल छापर गांव है, सुजानगढ़
चूरों में। ठीक है। अब जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य आपके सिलेबस में है ना, तो देखो आपसे कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाएगा तो यूं ही नहीं पूछा जाएगा। इस पूरे चैप्टर को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ करंट इश्यूज आपको साथ डिस्कस करूंगा। कोई भी चीज एग्जाम में पुरानी भी पूछी जाती है तो वो तभी पूछी जाएगी जब वर्तमान में चर्चित है वो, अदरवाइज नहीं पूछी जाएगी। तो पहली बात तो देखो, ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य, ये पूरा नाम है इसका। किसके लिए विख्यात है? काले हिरणों के लिए विख्यात है। ये इसमें आ गया। अब देखो यहां दूसरा देखो सवाल आपसे जो पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें काले हिरण अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं? नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या होता है? नेचुरल हैबिटेट का मतलब है कि वहीं पैदा होता है, वहीं अपना जीवन यापन करता है। जैसे कई माइग्रेट हो जाते हैं सीजन में, तो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। पूरा काले हिरणों के लिए क्या है? प्राकृतिक आवास है। दूसरी बात है, ये किसके लिए विख्यात है? तो देखो, चिकनी मुलायम खाल और तेज दौड़ने के लिए ये दुनिया की हिरण प्रजातियों में सबसे विख्यात है। ठीक है। और लगभग अभी नए असेसमेंट में 4000 से ज्यादा काले हिरण यहां पाए गए। ये तो है इसका मूल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास जो है वो काले हिरण को लेकर है। एक अननेचुरल हैबिटेट होता है यहाँ। अननेचुरल हैबिटेट का मतलब अप्राकृतिक आवास या गैर प्राकृतिक आवास किसको कहेंगे अपन? गैर प्राकृतिक आवास अपन उसको कहेंगे जिसमें कोई जीव प्रवासी बन के यहाँ आता है। तो वहाँ जो प्रवासी बन के यहाँ आता है वो क्या है? वो है कुर्जा। कुर्जा ये पक्षी है। ये क्या है? ये एक निश्चित सीजन में यहां आता है और विशेष तौर से ये यूरोपियन पक्षी है। यूरोप से आया। अंग्रेज कहां से आए थे? इस पक्षी का अंग्रेज लोग शिकार करते थे। और ये आज की बात नहीं है, शताब्दियों से जब अंग्रेज यहां राज करते थे तब भी ये पक्षी यहां आता था। और राजस्थान का इतिहास आपने पढ़ा है तो राजस्थान के इतिहास में कौन सी रियासत का अंग्रेजों से बहुत नज़दीक का नाता था? बीकानेर। महाराजा गंगा सिंह बहुत करीबी था उनका, जानते हो आप सब। तो देखो ये कुर्जा पक्षी यहाँ आता था इसी, और हिरण यहाँ पहले से थे। तो इसको रियासत काल में अंग्रेज लोग अपनी शिकारगाह के रूप में यूज करते थे। इनका यहाँ शिकार करने आते थे। तो सवाल क्या है? दूसरा सवाल लिखो आप इसमें। यहां यूरोपीय प्रवासी पक्षी कुर्जा आता है। देखो कुर्जा दो होते हैं, ये कुर्जा और इस कुर्जा में फर्क है। देखो लिखने का अंतर है। बात है कि अंग्रेजी में स्पेलिंग एक जैसी सी होती है ना? क्या फर्क है इन दोनों में? प्रिंस बता है? ये नीचे वाला लोकगीत है। हाँ, कुर्जा लोकगीत है और इस लोकगीत का माध्यम इस पक्षी को ही बनाया गया है। देखो कई बार पेपर बनाने वाले की गलती से गलत बात भी पूछी जा सकती है। देखो ये लिख दिया और इसमें पक्षी का ऑप्शन है तो पक्षी ही करना है, और अगले ने पक्षी गाने दे के लोकगीत और कुछ ही दे रखे हैं तो आपको लोकगीत करना ही है, फिर आपको चूकना नहीं है। लेकिन एडजेक्ट जो अंतर है वो मैंने बता दिया। ये एक लोकगीत है और ये एक पक्षी है। इस लोकगीत के माध्यम से जो संदेश दिया गया है उसके लिए मीडियम किसको बनाया गया है? इसी पक्षी को बनाया गया। ये यूरोप की धरती से यहाँ आता है। ठीक है। तीसरा सवाल इसमें आप लिखोगे, यहाँ की घास अफ्रीका के समतल मैदानों के समान है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा अभ्यारण्य है जिसकी घास अफ्रीका के समतल मैदानों से मैच करती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ताल छापर। ठीक है। यहां की घास अफ्रीका के समतल मैदानों के घास से के समान है या घास से मैच करती है? घास के समान है। तो कौन सा अभ्यारण्य है?
ताल छापर। ठीक है, एक सवाल अभी मैंने आपको बताया, इस अभयारण्य को ब्रिटिश काल में, इस अभयारण्य को ब्रिटिश काल में, इस अभयारण्य को ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में बीकानेर रियासत, बीकानेर रियासत अपने शाही मेहमानों, शाही का मतलब अंग्रेज है, अपने शाही मेहमानों की शिकारगाह के रूप में, अब आगे समझोगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल करते थे, इजारा में पूरा करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर एक नाम और लिख लो आप, ये एक डोमोइजिल क्रेन, ये सब लिख लो। आजकल साइंटिफिक नाम पूछने की परंपरा है। कुर्जा का साइंटिफिक नाम क्या है? डोमोइजिल क्रेन। मोह डोमोइजिल, ये ओ की मात्रा लगा लेना, डोमोइजिल क्रेन। डोमोइजिल क्रेन साइंटिफिक भाषा में किसको कहते हैं? ठीक है, ये दुनिया में सबसे क्रेन की जितनी प्रजातियां उनमें सबसे छोटी प्रजाति है, और दुनिया में सबसे ज्यादा क्रेन इसी प्रजाति के पाए जाते हैं। और यूरोप में इतनी ज्यादा संख्या हो जाती है इनकी सीजन में, ब्रीडिंग सीजन में, कि इनको बाहर प्रवास करना पड़ता है। ठीक है, यूरोप से शुरू होती है और चाइना तक ये प्रजाति जो है वो प्रवास करती है। चीन वगैरह में, नेपाल, इधर भूटान, बांग्लादेश, सब जगह इसका माइग्रेशन होता है। ठीक है, अब देखो यहां ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके नीचे इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन जो अब मैं लिखा रहा हूं। ये अभयारण्य देखो, इस अभयारण्य में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रारंभ किया गया है। ट्रेनिंग का मतलब प्रशिक्षण होता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया गया है। मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट सवाल आने वाली एग्जाम के लिए यह है। ठीक है, देखो कौन सा अभयारण्य है जिसमें हाल ही में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एवं डेजर्ट इकोसिस्टम, देखो यह है रेगिस्तानी वनस्पति, तो चूरू डेजर्ट इलाके में आता है। और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, ये वन्य जीव है, हिरण वगैरह क्या है? वन्य जीव है। अब देखो ये वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड इको सिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो यहां इसमें क्या किया जाएगा? यहां सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों में वाइल्ड लाइफ के प्रति लिटरेसी फैलाने के लिए, साक्षरता फैलाने के लिए, जानकारी फैलाने के लिए ओपन थिएटर, कैमिल्स सफारी और क्राफ्ट शॉप। क्राफ्ट शॉप का मतलब होता है हाथ की बनी हुई चीजें। मैं आपको, हाथ से अपन चाहे दरी, छबड़ी जो भी बुनते हैं ना अपन, ये क्राफ्ट आइटम्स में आती है। कैमिल सफारी, ऊंट से लोगों को घुमाना, और इसके अलावा ओपन थिएटर। ओपन थिएटर का मतलब है कि कलाकारों की जो क्लिप्स वगैरह हैं, वीडियोज हैं, ये दिखाने के लिए यहाँ डिजिटल सिस्टम लगाया गया है। इसके माध्यम से ही लोगों को ट्रेंड किया जाएगा। ठीक है ना, तो इस सेंटेंस को थोड़ा आगे शुरू कर लो। इस कार्य, यहां सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए, सेंटेंस को थोड़ा आगे बढ़ाएं, यहां सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए, यहां सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए ओपन थिएटर, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए ओपन थिएटर, कोमा कैमल सफारी,
कैमल सफारी, कैमल सफारी तथा क्राफ्ट शॉप, शॉप का मतलब दुकान है, क्राफ्ट शॉप शुरू किए गए, क्राफ्ट शॉप शुरू किए गए। कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां क्राफ्ट शॉप, कैमल सफारी, ऊंट की सवारी, ठीक है। इससे पहले देखो ये सवाल क्या है, यहां से बार बार देखो जो सवाल बनता है वो 3-4 परीक्षाओं तक लगातार पूछा जाता है। इससे पहले बीबी रसेल एक जर्मन महिला थी, उसने लंबे समय तक माइक्रो फाइनेंस में योगदान के लिए ताल छापर में रहकर एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया था। उसको 4-5 साल तक परीक्षाओं में लगातार पूछा गया था, समझ रहे हो ना। तो ये ट्रेनिंग सेंटर अभी शुरू हुआ है, तो ये ताल छापर, काला हिरण ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके वन्य जीव अभ्यारण्य से सवाल को कवरेज दिया जाए तो ये हो सकता है, जो कि आपको गाइड में नहीं मिलेगा। और मान लो कि इस अभ्यारण्य से जुड़ी हुई पुरानी चीज पूछ रहे हैं तो भी इसलिए पूछेंगे कि क्योंकि यहाँ एक नया सिस्टम शुरू हुआ है पूछने। अगर ये नहीं पूछेंगे तो भी ये इंपॉर्टेंट हो गया, ताल छापर के बारे में आपसे और कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। एक इसमें देखो एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब वन विभाग या वन्य जीवन से संबंधित जो डाटा अपने पास है, तो इसमें लिखो वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव प्रशासनिक स्थिति। एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन क्या है, यहां से इंपॉर्टेंट होता है सवाल। तो देखो मैं आपको जो लिखा रहा हूं ये राजस्थान सरकार का फाइनल डाटा है, इससे डिफरेंट किसी किताब में मिलता है तो आप भूल जाना उस किताब को। ये किताब मेरे सामने इसीलिए पड़ी है, लेटेस्टली अभी जो फाइनल डाटा अंतिम सत्य है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसमें आप पहला सवाल लिखेंगे कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वन क्षेत्र। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है एक से बढ़कर एक। प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का, सॉरी कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वन क्षेत्र, प्रतिशत वन क्षेत्र। डैश करके 9.6%। देखो एक बार फिर बता रहा हूं, इसके अलावा आपको कोई इससे मिलता जुलता आंकड़ा थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस पुराना मिलता है गाइड में तो उसको आप छोड़ देना। मैं ये लेटेस्ट चीजें इसलिए बता रहा हूं हर चैप्टर की क्योंकि आपको दिक्कत करेंगी। दूसरा आप इसमें लिखोगे वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं प्रिंस? 27। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 27। फिर वन्य सॉरी कंजर्वेशन रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व 15 है। हाँ कंजर्वेशन रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व है कितने हैं? 15। फिर आप लिखोगे बाघ परियोजनाएं। बाघ परियोजनाएं, बाघ परियोजनाएं कितनी हैं? 4। इन चारों के नाम लिखोगे क्योंकि यहां से सवाल बनता है कि कौन से अभ्यारण्य में बाघ परियोजना संचालित हो रही है, कौन से में नहीं हो रही। बाघ परियोजनाएं 4, इन चारों के नाम लिखोगे। पहला रणथंभौर, रणथंभौर। दूसरा सरिस्का, दूसरा सरिस्का। तीसरा मुकंदरा हिल्स है ना, मुकंदरा। और चौथा रामगढ़ विषधारी। इसके बारे में अभी डिटेल से पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट यही है बाघ परियोजनाओं में। रामगढ़ विषधारी, इसके ऊपर गोला लगा लो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है जिसके बारे में आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा। इन चारों में से भी अगर अंदर जाके सवाल पूछा जाए तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। फिर अगला लिखो आप इसमें पक्षी स्थल।
राजस्थान में कितने पक्षी स्थल हैं प्रिंस? हैं? हाँ, दूसरा एक सांबर लेक, जयपुर वाली सांबर झील है ना, 2 ही जगह हैं। तो इसमें लिखो पक्षी स्थल 2 हैं राजस्थान में। पक्षी स्थल कितने हैं? 2। दोनों के नाम लिखो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील। दूसरा एक सवाईमाधोपुर में, दूसरा जयपुर में, ठीक है, सॉरी भरतपुर में, सॉरी भरतपुर में, ठीक है। अगला, कुल प्रादेशिक मंडल कितने हैं? 38। हाँ, कुल प्रादेशिक मंडल, वन एवं वन्य जीव प्रादेशिक मंडलों की संख्या कितनी है? 38। कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें 1 से ज्यादा हैं, 33 तो जिलों में है ही। फिर अगला वन्य जीव मंडल, देखो कुल प्रादेशिक मंडल और वन्य जीव मंडल में फर्क है। वन्य जीव मंडलों की संख्या है 16। वन्य जीव मंडलों की संख्या कितनी है? 16। वन्य जीव मंडलों की संख्या है 16। अब इसमें नीचे आप लिखो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी का है ये। ठीक है, एक शब्द होता है कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब जानते हो क्या? कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा, गली, ठीक है। जैसे एक गोई है, 2 खेतान जोड़ रही है, तो वह गोई की को काम करसी? कॉरिडोर को काम करसी। समझ में आ गई ना बात? जो लिंकिंग पाथ होता है, 2 सिस्टम को जोड़ने वाला, उसको अपन क्या कहते हैं? कॉरिडोर कहते हैं। तो अभी रामगढ़ विषधारी अभयारण्य की जो मैं बात कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, राजस्थान में इसको बाघों का क्या कहते हैं? जच्चागर। बाघों का जच्चागर, मतलब ये है कि जच्चा किसको कहते हैं? मादा बाघ को कहते हैं, ठीक है। तो यहां इसमें पहला सवाल ये लिखेंगे, कॉरिडोर का मतलब कौन से टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ता है ये? तो रणथंभौर और मुकंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है उनके बीच में है, उन दोनों को जोड़ता है। तो पहला सवाल, रणथंभौर और मुकंदरा टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर एवं मुकंदरा टाइगर रिजर्व के लिए कॉरिडोर का काम करता है, कॉरिडोर का काम करता है। ठीक है, इसका कारण देखो, जच्चा घर क्यों कहते हैं? जो प्रजनन करने वाले हैं ना, मेल और फीमेल दोनों चाहिए, तो राजस्थान में मेल बाघ केवल इसी में पाया जाता है। और उस मेल बाघ का नाम बता सकते हो क्या आप? 115, T115। राजस्थान के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उसमें एक ही नर बाघ है जिसका नाम क्या है? टाइगर 115, 115। और ये किस में पाया जाता है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में पाया जाता है। तो आप इसमें दूसरा लिखो, इसे बाघों का जच्चा घर कहा जाता है। बाघों का जच्चा घर कहा जाता है क्योंकि रणथंभौर के बाघों की जन्मस्थली यही है। रणथंभौर के बाघों की जन्मस्थली यही है। बाघों की जन्मस्थली यही है।
समझ आएगी बात। जैसे एक बार सवाल पूछा था कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में बाघों का प्रवाह किस टाइगर रिजर्व से होता है? रणथंभौर से। तो प्रजनन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए रणथंभौर की जो मादा बाघ है वो ब्रीडिंग सीजन में कहाँ जाती है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में जाती है। तो सवाल यूँ हो गया कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में बाघों का प्रवाह कहाँ से होता है? रणथंभौर से। ठीक है, क्यों होता है? तो मैंने आपको बता दिया कि कारण जो नरबाघ है वो एक ही है फिलहाल। तो आप इसमें लिखो, इस अभयारण्य में बाघों का प्रवाह रणथंभौर से होता है। इसको स्लिप ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। बाघों का प्रवाह रणथंभौर से होता है। तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य की स्लिप ओवर पॉपुलेशन कहां से होती है? रणथंभौर से। ठीक है, यहां देखो, आपसे ये पूछा जाए कि ये कहां स्थित है? बूंदी में। लेकिन अभी मैंने आपको वनमंडल लिखाए, कितने लिखाए हैं? वनमंडल 16। इसका मतलब पर डिस्ट्रिक्ट वनमंडल नहीं है, और बूंदी के लिए अलग से वनमंडल नहीं है। बूंदी को किस वनमंडल में रखा गया है? कोटा वनमंडल में। गलती कैसे होती है? आपको पता है कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किस में है? बूंदी में है, और वहां अगला बूंदी वनमंडल लिख दे तो आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि बूंदी वनमंडल नहीं है, फॉरेस्ट जोन नहीं है बूंदी। बूंदी को प्रशासनिक वर्गीकरण के हिसाब से कोटा वनमंडल के अंडर रखा हुआ है। तो किस जिले में पूछा है? ठीक है, बूंदी। किस वनमंडल में रखा है? कोटा में। लेकिन बफर जोन किसको कहते हैं? जैसे टाइगर रिजर्व के बाहर बफर जोन का मतलब होता है कि जिसमें नागरिकों की गतिविधियों को बंद रखा जाता है। तो इस टाइगर रिजर्व का बफर जोन जो है वो भीलवाड़ा में फैला हुआ है। तो कुल मिलाकर प्रशासनिक वर्गीकरण के हिसाब से आपसे यदि पूछा जाए तो सवाल की लैंग्वेज को ध्यान में रखना है। तो इसमें एक एक लाइन में एक एक सवाल ही लिखोगे। बूंदी जिले में स्थित, बूंदी जिले में स्थित, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ गए ना? बूंदी जिले में स्थित। दूसरा सवाल, कोटा वन मंडल के क्षेत्राधिकार में, दूसरी लाइन में लिख लो। गलतियां यही होती हैं अपने से। कोटा वन मंडल के क्षेत्राधिकार में। और तीसरा सवाल, अभयारण्य का बफर वन क्षेत्र, अभयारण्य का बफर वन क्षेत्र भीलवाड़ा में भी फैला है। बफर वन क्षेत्र भीलवाड़ा में भी फैला है। ठीक है, क्लियर हो गई? ये रामगढ़ विषधारी अभयारण्य क्यों कहते हैं इसको? तो देखो, सरीसृपों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैसे राजस्थान के विख्यात सर्पों में कोबरा, क्रेत, रेड स्नेक, रॉक पाइथन, इसके अलावा कीलबैक, ये पॉपुलर सांप हैं जंगलों में पाए जाने वाले। और ये सारे सांप जो है बड़ी संख्या में किस में पाए जाते हैं? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। हो गया? अब मेरी तरफ से दो सवाल जो एग्जाम के लायक है। ठीक है, लास्ट में पहला सवाल लिखो, हाल ही में राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनने का गौरव मिला। हाल ही में राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनने का गौरव मिला। चौथा टाइगर रिजर्व बनने का गौरव मिला। ठीक है, 4 हो गए। 4 में 3 पहले थे, और इस साल जो इसको डिक्लेयर करने की तिथि पूछ सकते हैं आपसे, 16 मई 2022 कोष्टक में लिख लो। 16 मई 2022 डेट देके भी, जैसे चौथा नहीं लिखे अगला 16 मई 2022 को
घोषित टाइगर रिजर्व है, तो इन 4 में से इसके अलावा कोई 5वां कोई गलत ऑप्शन भी दे सकता है। ऐसा ऑप्शन भी हो सकता है जो टाइगर रिजर्व है नहीं है। क्लियर हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे यह बताना चाहता हूं, देखो वाटरहॉल वन्य जीव गणना 2022, वाटरहॉल वन्य जीव गणना 2022 का संबंध जिस वन्य जीव अभ्यारण्य से है वो है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। तो दूसरा सवाल, वाटरहॉल वन्य जीव गणना 2022 का संबंध इसी अभयारण्य से है या इसमें क्या है? देखो एक ही बाघ पाया गया यहां, वो नर बाघ है। पूरे अभयारण्य में एक ही बाघ है, नर कैसे नहीं, जंगल का राजा एक ही होता है। तो इसमें लिख लो बाघ एक, T115 एक बाघ है, टाइगर 115 और कैसा है, नर मेल है। इस अभयारण्य में कोई मादा बाघ नहीं है। और दूसरा सवाल, जैसे काला हिरण एक ही पाया गया यहां, बाकी तो आंकड़े छोड़ सकते हो आप, एक काला हिरण और एक बाघ, बाकी की संख्या ज्यादा है तो वो देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां आपसे गलती क्या हो सकती है। देखो कई बार एक्सपेरिमेंट क्या होता है, मैंने आपको ये सवाल बता दिया कि 16 मई 2022 को इसे राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व होने का गौरव मिला है। अगर आपसे थोड़ी सी गलती करवाना चाहेगा, ये आप रट के गए हो, तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया ना, तब इसका उत्तर होगा 1982। टाइगर रिजर्व अलग है और वन्य जीव अभ्यारण्य अलग है। केवल टाइगर शब्द वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में दर्जा दिया गया, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में दर्जा दिया गया 1982 और टाइगर रिजर्व वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में दर्जा दिया गया। गेम क्या होता है, सिर्फ एक वर्ड का होता है, समझ गए? सवाल वही है, तो इस उसी के नीचे लिखो आप कहीं जगह बना के, या उसे तीर का निशान करके जोड़ लो आप। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को वन्य जीव अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा, अभ्यारण्य का दर्जा 20 मई 1982 को दिया गया। 20 मई 1982 को दिया गया। हो गया। दूसरा सवाल आप इसमें देखेंगे, लेपर्ड किसको कहते हैं? लेपर्ड तेंदुए को। इसके ऊपर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। देखो सवाल एग्जाम में यूं ही नहीं फेंका जाता है, मैं इस चैप्टर की बाकी चीजें नहीं बता रहा हूं जो किताब में है। लेपर्ड किसको कहते हैं? तेंदुए को, ठीक है। तो यहां मैं आपसे अभी, राजस्थान में कौन सा जिला है जो पूरी दुनिया में लेपर्ड कैपिटल के रूप में विख्यात होता जा रहा है? उस जिले का नाम बताओ जो लेपर्ड कैपिटल के रूप में विख्यात होता जा रहा है। द लेपर्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, जयपुर। 2 लेपर्ड जोन यहां बन चुके हैं और राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसमें तेंदुए को कस्टडी देने के लिए 2 लेपर्ड सफारी बन चुकी है यहां। तो आप इसमें लेपर्ड तेंदुए को कहते हैं, समझ गए ना? इसमें पहला सवाल इंपॉर्टेंट है, वही लिख लो। जयपुर वर्ल्ड लेपर्ड कैपिटल, वर्ल्ड या विश्व तेंदुआ
राजधानी लिख सकते हो। वर्ल्ड लेपर्ड कैपिटल बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है। जयपुर देश का एकमात्र ऐसा शहर है, पूरे देश का, राजस्थान का नहीं, जयपुर, अगला, जयपुर देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां 2 लेपर्ड सफारी हैं। नंबर 1 आजमगढ़ लेपर्ड रिजर्व है, आजमगढ़ लेपर्ड रिजर्व है। देखो यहां भी आपको ध्यान रखना है, आजमगढ़ लेपर्ड रिजर्व है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्या बात आपको ध्यान में रखनी है। आजमगढ़ लेपर्ड रिजर्व है नॉट ओनली फॉर राजस्थान बट आल्सो फॉर इंडिया। देश की पहली लेपर्ड रिजर्व सेंटर है ये। तो राजस्थान का पहला लेपर्ड रिजर्व क्षेत्र कहां, कौन सा है? आजमगढ़। भारत का ही है तो राजस्थान का ऑटोमेटिक हो गया है। तो इसमें लिख लो देश का पहला। इसके क्वेश्चन में क्या लिखोगे? देश का प्रथम लिख लो। तो जब देश का प्रथम है तो राजस्थान का प्रथम लेपर्ड रिजर्व सेंटर यही होगा। अभी आपसे पूछा इसलिए जा सकता है क्योंकि दूसरा कहां स्थापित हुआ है? जयपुर में ही। ठीक है। अगला देखो, अभी जो जैव विविधता दिवस कब आता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आता है 22 मई को, और इस साल 22 मई को अपने मुख्यमंत्री ने जयपुर का दूसरा लेपर्ड रिजर्व क्षेत्र घोषित किया है। उसका नाम बता सकते हो आप? ये मैंने गलत लिखा दिया। आजमगढ़ ये नए वाला है, उसका नाम काटो पहले वाले का। जालाना लेपर्ड रिजर्व करो, जालाना लेपर्ड रिजर्व करो। पहले का नाम जालाना है, ठीक है ना? और 2 नंबर वाले का नाम करोगे आजमगढ़ लेपर्ड रिजर्व है। ये इंपॉर्टेंट है। इसका पहले का नाम करोगे जालाना, गलत बोल दिया मैंने। जालाना लेपर्ड रिजर्व देश का पहला, और ये है अब हाल ही में जयपुर में आजमगढ़ लेपर्ड रिजर्व। ये जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2022 को इसका लोकार्पण किया गया है। आप बोर्ड बिलाव बोला ना, एक शब्द बोर्ड बिलाव सुने ने? उसको हिंदी भाषा में विडोल कहते हैं। क्या कहते हैं? विडोल। और इस ग्रुप में बहुत सारे जानवर आते हैं, जैसे बाघ, शेर, बिल्ली, ये सब एक ही विडोल ग्रुप के ही हैं, जहाँ बोर्ड बिलाव बिल्ली के लिए भी यूज करते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में या एशिया में जो विडोल पाए जाते हैं उनमें बाघ, शेर और स्नो लेपर्ड के बाद में चौथा सबसे बड़ा जो विडोल है वो क्या है? तेंदुआ ही है। इससे 3 बड़े विडोल और भी यहाँ देखे गए हैं। तो बस ये थोड़ा सा टेम्परेरी सुपरफिशियल जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा अगला सवाल, राजस्थान प्रदेश की वानिकी, राजस्थान प्रदेश की वानिकी एक नजर। कुछ आंकड़े लिखा रहा हूं मैं। राजस्थान वानिकी
ये भी यहां से भी कई बार सवाल पूछा जाता है। पेपर्स देखोगे तो आपको ज्यादातर सवाल जो मैं हेडिंग्स बता रहा हूं इनमें से मिलेंगे। देखो पहला क्या है, राजस्थान में जो वनों का रिकॉर्ड है। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि पूरे देश की वन रिपोर्ट जो है उसमें दो चीजें आप देखेंगे, एक शब्द है वन और एक है वनस्पति। इन दोनों में क्या फर्क है? वन में तो मोर भी है, हैं? देखो वन, इसको अपन कहते हैं फॉरेस्ट। थोड़ा सा समझना, यहां से सवाल गलत होता है। इसको अपन कहते हैं वेजिनेशन, वनस्पति को, ठीक है, वेजिनेशन। यहां वनस्पति में जैसे शाख, घासें, फिर श्रब्स, झाड़ियां, और फिर ट्रीज, पेड़। बचपन में पढ़ाते थे गुरुजी, घास, झाड़ियां, पेड़ पढ़ाते हैं ना, ग्रास, श्रब्स एंड फॉरेस्ट। अपने कितने भौगोलिक क्षेत्र को वनों ने घेर रखा है, ये हमने वैसे कोई फीता लेके तो नापा नहीं है, सैटेलाइट डायग्राम इमेज लेते हैं ऊपर से। तो जितने भौगोलिक क्षेत्र पर छाया पड़ रही है वहां वनस्पति है, तो उस सैटेलाइट डायग्राम में ग्रास और श्रब्स की इमेज नहीं आती है, केवल बड़े पेड़ों की इमेज आएगी। तो जो वन रिपोर्ट है उसमें खाली क्या आते हैं? बड़े वृक्ष आते हैं, ट्रीज आते हैं। जबकि मैंने बताया वनस्पति में क्या है? वृक्ष है, झाड़ियां हैं और घास है। ये वनों का जो सर्वेक्षण है वो इसरो, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, और देहरादून वन सर्वेक्षण विभाग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आता है, ये दोनों ज्वाइंट रूप से करते हैं। इसरो सैटेलाइट सेवा देता है और देहरादून वन सर्वेक्षण विभाग अपनी तकनीकी इस्तेमाल करता है। ये दोनों मिलकर वन रिपोर्ट को हर 2 साल से जारी करते हैं। ये सिलसिला 1987 से शुरू है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जैसे आपको वनों के आंकड़े देखने हैं तो मान लो इस साल आ गए तो फिर अगली साल नहीं आएंगे, उससे अगली साल आएंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट, वन रिपोर्ट आपके कंपटीशन के लिए कितने टाइम पर के लिए काम में आएगी? 2 साल के लिए काम में आएगी, ठीक है। तो पहले तो दो एक ये चीजें लिख लो। वन रिपोर्ट 1987 से हर 2 वर्ष से जारी की जाती है। 1987 से हर 2 वर्ष से जारी की जाती है, हर 2 वर्ष से जारी की जाती है, ठीक है। दूसरा सवाल आप इसमें लिखो, यह रिपोर्ट इसरो तथा देहरादून वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा देहरादून वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। 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 एक छोटी सी बात मेरे को और याद आ गई है, पहले वो अटैच करवाऊंगा। जो लेपर्ड पढ़ रहे थे ना, उसमें एक सवाल और इंपॉर्टेंट बनता है। अभी इस बजट में लेपर्ड सफारी किस जिले के लिए प्रस्तावित है? झुंझुनू। लिख लो आप इसको वहीं। हाँ, ये 2 तो बन चुकी हैं, प्रस्तावित का मतलब अब बनेगी, तो इसमें लिख लो झुंझुनू के लिए लेपर्ड सफारी प्रस्तावित है। झुंझुनू के लिए लेपर्ड सफारी प्रस्तावित है। ठीक है, दोनों बातें हो गई। 2 साल से होती है। कौन इसको जारी करता है? तो इसरो तो अपना उपग्रह देता है, सैटेलाइट देता है,
और कर्मचारियों का जो स्किल है, नॉलेज है, वो किसका काम आता है? देहरादून सर्वेक्षण विभाग का। तो ये दोनों डिपार्टमेंट मिलकर हर 2 साल से, तो अपने यहाँ वन रिपोर्ट कब से? 1987 से, लिख लिया ने? 1987 से हर 2 साल से जारी की जाती है। तो आंकड़े देखो, जैसे पशु गणना अपन करते हैं तो 5 साल से होता है, जनगणना करते हैं तो अपन 10 साल से होता है। तो जब अपने को पता हो कि डाटा कितने साल का अपने पास आज लिया है तो वो कितने दिन काम में आएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें सवाल लिखो जो राजस्थान प्रदेश वानिकी एक नजर में है ना, उसमें पहला सवाल, राज्य का कुल अभिलेख वन, राज्य का कुल अभिलेख वन, अभिलेख वन, और डैश करके लिखोगे 32,864 पॉइंट, 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। पहला सवाल देखो, राजस्थान का अपन 3,42,000 कितना पढ़ते हो? 239 वर्ग किलोमीटर। उसमें से 32,864.62 वर्ग किलोमीटर के ऊपर वन रिकॉर्ड किया गया है। अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड होता है, दर्ज होता है इस सर्वेक्षण में। तो अगर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से पूछा जाए तो क्या करोगे आप? ठीक है। दूसरा आप इसमें लिखोगे राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष कितना है? 9.6%। ये ऊपर वाला है ना, इसको 3,42,239 में से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 9.6%। दोनों ही बातें पूछ सकते हैं, वर्ग किलोमीटर में पूछ सकते हैं और परसेंटेज में भी पूछ सकते हैं। फिर तीसरा सवाल देखो, ऊपर मैंने लिखा है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, अभिलेखित वन, ये सब लिखा है। अगर इसकी जगह राज्य का कुल वनावरण पूछा जाए, वनावरण पूछा जाए तो वनावरण दूसरी चीज हो जाती है। तो आप इसमें लिखो राज्य का कुल वनावरण, राज्य का कुल वनावरण 16,555 वर्ग किलोमीटर, या एडजेक्ट लिखना चाहो तो सुनो 16,654.96%। तो इसको ये भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, और 16,655 हो गया ना वर्ग किलोमीटर। 16,655, 654 पॉइंट आगे वाला एक बढ़ गया, 54 का 55 कर दिया। ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ऊपर वाले 32,864 को डिवाइड करके बता रहा हूं अब 3 आंकड़े। तो राज्य का कुल वनावरण कितना है? 16,655। दूसरा आप इसमें लिखोगे अभिलेख वन के अंतर्गत वनावरण, ये 3 कैटेगरी होती है इसकी। अभिलेख वन के अंतर्गत वनावरण, अभिलेख वन के अंतर्गत वनावरण 12,560 वर्ग किलोमीटर, 12,560 वर्ग किलोमीटर। और दूसरा है अभिलेख वन से बाहर वनावरण, अभिलेख वन से बाहर वनावरण, ये 3 सब कैटेगरी, मतलब जो रिकॉर्डेड है ना उनके वाला और उनसे बाहर। तो कुछ चीजें उसमें इमेज में, तो देखो अब इनका टोटल जो है वो इससे ज्यादा जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें रिकॉर्डेड से बाहर से भी ली गई है। फिर अगला सवाल आप इसमें लिखो
राज्य का वृक्ष आवरण, वृक्ष का मतलब ट्रीज होता है, बड़े पेड़, 8,733 वर्ग किलोमीटर। 8,733 वर्ग किलोमीटर, 8,733 वर्ग किलोमीटर। फिर देखो राज्य का कुल वनावरण एवं वृक्ष आवरण, राज्य का कुल वनावरण एवं वृक्ष आवरण लिख लिया। यह है 25,387.96 या 25,388 लिख लो, कोई सी एक संख्या लिख लो, लगभग कोष्टक वाला है, 25,388 वर्ग किलोमीटर। फिर अगला लिखो, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण, सॉरी वृक्ष आवरण, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का वृक्ष आवरण 7.42%, 7.42%। ठीक है, अब इनमें से मैं आपको बता रहा हूं, उन पे गोला करेंगे। पहली संख्या 32, 864 के ऊपर गोला कर लो, जहां से अपन ने आंकड़े लिखना शुरू किया ना। अगर ज्यादा हो जाए ना ये आंकड़ा, मैंने सारे लिखा दिए, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, फिर भी ज्यादा हो तो देखना क्या, पहला देख लिया, दूसरा 9.6% पे गोला कर लो, कर लिया, फिर 7.42% पे गोला कर लो। अगर ज्यादा होता दिखे ना, भेजा सुना है, तो ये तीन चीजें फिर रख लेना, बाकी की चीजों को हटा देना चाहिए। इंपॉर्टेंट बताने का मतलब कि वो चीजें आपको छोड़नी नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस आंकड़े में मेरी ओर से जो है वो आपके लिए क्या है, वो है प्रति व्यक्ति औसत वनावरण एवं वृक्ष आवरण। प्रति व्यक्ति औसत वनावरण एवं वृक्ष आवरण, औसत वनावरण एवं वृक्ष आवरण, यह इंपॉर्टेंट है। 0.037 हेक्टर, 0.037 हेक्टर, मतलब एक व्यक्ति के हिस्से में कितना वनावरण एवं वृक्ष आवरण आता है, यह सवाल इंपॉर्टेंट है। ऐसा सवाल पूछा नहीं है, बहुत कम चांस में आपको मिलेगा, फिर भी मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट सवाल यही है। अभी ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, 1987 विषम संख्या थी और वन रिपोर्ट 2 साल से आती है, तो हर ऑड नंबर पे जारी होगी। तो ये आंकड़े मैं 2022 के बता रहा हूं या 21 के, 21 के। तो उस हेडिंग जो लिखी है ना, वानी की एक नजर, तो ये 2021 की रिपोर्ट है। मतलब ऑड नंबर, ऑड सेशन में ही ये रिपोर्ट जारी होती है, 87, 89, 91, 93, समझ गए ना आप। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला देखो, इसमें सवाल जो है ये 2021 की जो गणना है, वनों का जो सर्वेक्षण है, अब यहां इस रिपोर्ट में एक जॉइंट चीज लिखी हुई है, 2011 से 21 के बीच में पिछले 10 सालों में राजस्थान में वन क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो 550 वर्ग किलोमीटर। सीधा रटना, आपको स्टैटिक्स में नहीं फंसना है। तो आप इसमें लिखो 2011 से 21 के बीच राज्य में, राज्य के वन क्षेत्र में 2011 से 21 के बीच राज्य के वन क्षेत्र में, राज्य के वन क्षेत्र में, राज्य के वन क्षेत्र में 550 वर्ग मीटर की वृद्धि दर्ज हुई है। 550 वर्ग मीटर की वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक है,
अगला इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं बताऊं, जैसे अपने यहाँ मुर्गी पालन होता है, तो इसमें जो ब्रीडिंग केंद्र बनाए जाते हैं हैचरीज, उनमें अंडे और चूजे पैदा किए जाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है। तो राज्य का राज्य पक्षी क्या है? गोडाउन। अब आपसे है, हाँ, राज्य पक्षी क्या है? गोडाउन। अब आपसे अगला इतना भी पूछ सकता है, और ये गोडाउन क्यों पूछ सकता है? हमने इसकी हैचरिंग शुरू कर दी है। गोडाउन एक संकटापन्न या एंडेंजर्ड प्रजाति है जो खतरे के निशान पर चल रही है, इसलिए हमने इसकी आर्टिफिशियल हैचरिंग शुरू कर दी है। अब उस जगह का नाम बता दो जहां से इसकी, सम, जैसलमेर के सम में। और ये कार्य किसने किया है? ये कार्य देहरादून वन्य जीव संस्थान ने करके दिखाया है। जैसे मुर्गे की हैचरिंग होती है, वैसे गोडाउन की हैचरिंग शुरू हो गई है। तो गोडाउन हेडिंग लिखो, गोडाउन हेडिंग लिख के इसके कोष्टक में राज्य पक्षी लिख लो, और जो सवाल मैं आपको बता रहा हूं वो आप ध्यान रखेंगे। बात समझ गए ना? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान कोमा देहरादून के तकनीकी सहयोग से, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। किस संस्था ने बनाई है? संस्था राजस्थान की नहीं है, भारत सरकार की है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कोमा देहरादून के तकनीकी सहयोग से सम, सम के कोष्टक में, ये कहां की तहसील है? जैसलमेर की। सम के कोष्टक में जैसलमेर का लेना, सम, जैसलमेर में स्थापित केंद्र में, जैसलमेर में स्थापित केंद्र में गोडाउन के अंडों की, गोडाउन के अंडों की कृत्रिम हैचिंग कर, कृत्रिम हैचिंग कर चूजे प्राप्त कर लिए गए हैं। सफल हो गया प्रयोग ये। चूजे का मतलब गोडाउन के बच्चे। हो गया ना? अब एक हेडिंग लिखेंगे आप इसमें, जनजातीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु कार्यक्रम। हाँ, जनजातीय, जैसे एरिया, टाडा माडा, ग्रासिया होते हैं ना, ये जनजातीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु कार्यक्रम। वृक्षारोपण हेतु कार्यक्रम मतलब ये क्या है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। वृक्षारोपण हेतु कार्य, पहला आप इसमें लिखोगे नाबार्ड कैंपा, नाबार्ड कैंपा, नाबार्ड कैंपा, ये योजना है। दूसरा आप इसमें परिभ्रंशित वनों का पुनरारोपण, जो डैमेज हो रहे हैं या ऐसे पौधे जिनको हटाया जाता है किसी सड़क के लिए, खनन के लिए, और वो दोबारा लगाए जा सकते हैं, तो उनको लगाने के लिए योजना। फिर राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। ये तीन परियोजनाएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल, राज्य वन नीति। सिर्फ इसमें इतना ही ध्यान में रखना है कि किस साल की है ये,
स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी कब की है? 2010 की। ठीक है, अब ये तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए अगला कोई से भी पूछ सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए? इंपॉर्टेंट नीचे वाली है, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 की है। ये कब की है? 2021 की। राजस्थान पारिस्थितिकी पर्यटन नीति, हिंदी में ये नाम हो सकता है, राजस्थान पारिस्थितिकी पर्यटन नीति। देखो, चाहे तो ये हिंदी में है और ये अंग्रेजी में, दोनों में से किसी भी भाषा में लिखा हुआ हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी या राजस्थान पारिस्थितिकी पर्यटन नीति, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 90% पेपर के लिए मानकर चल सकते हो आप इस सवाल को। देखो, मैं 90% बता रहा हूं, ऐसे मुश्किल से 200 सवाल होंगे। पूरा कोर्स करवाऊंगा 90% प्लस, और उनमें से आपको कम से कम 30 सवाल मिल जाएंगे एग्जाम में। 30 सवाल, 200 लाइनों में से 30 लाइनें आना अपने आप में बड़ी चीज होती है। और बता रहा हूं तो मान लो कि वो कंफर्म ही है वो सवाल। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां जो सवाल मैं आपको लिखाऊंगा, ये हेडिंग आप इसमें यूं बनाओगे, वन विभाग के प्रशिक्षण केंद्र, ये हेडिंग बनाओ आप। देखो, जैव विविधता में से जो सवाल किताब में दिए हुए हैं उनको इग्नोर करते हुए जो इंपॉर्टेंट है वो अपन पढ़ रहे हैं। राजस्थान में वन विभाग के कितने ट्रेनिंग संस्थान हैं? 4 लिख दिए मैंने आगे। टोटल कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं? 4। ठीक है, ये 4 कौन से हैं? पहला आप लिखो राजस्थान वानिकी एवं, राजस्थान वानिकी एवं, इस सवाल को डायनेमिक तरीके से तैयार करोगे आप। राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, RFWTI शॉर्ट में, RFWTI, राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान। कहां है? जयपुर, डैश करके नंबरिंग देना इनको। 4 बताएं तो 4 ही लिखेंगे। तो पहला देखो, राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान कहां है? जयपुर में, पहला ट्रेनिंग सेंटर। दूसरा आप इसमें लिखो वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर, वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर, वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर। तीसरा आप इसमें लिखो मरु वन प्रशिक्षण केंद्र, मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर, जोधपुर। जोधपुर। और चौथा वन्य जीव प्रबंधन एवं, वन्य जीव प्रबंधन एवं, वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र केंद्र, तंत्र केंद्र ताल छापर चूरू, ताल छापर चूरू, ताल छापर चूरू। देखो, ताल छापर में यही लिखाया था मैंने, वहां मैंने अंग्रेजी शब्दावली यूज की थी। वापस जाओ, देखो बात एक ही है ताल छापर वाले में।
वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोनॉमिक ट्रेनिंग सेंटर, वही चीज है ये। सोचना है इसके ऊपर आपको। इसका मतलब क्या है, हाल ही में ताल छापर में यह केंद्र शुरू हुआ है। इसका मतलब इससे पहले राजस्थान में कितने वन प्रशिक्षण केंद्र थे? 3। हाल ही में चौथा वन प्रशिक्षण केंद्र कहां शुरू हुआ है? ताल छापर में। ये वो ये वहां अंग्रेजी में सब लिखा है और यहां हिंदी में लिखा है। तो ये चौथा हाल ही में है, 4th। तो जैसे अब सवाल क्या पूछ सकते हैं? पहली बात देखो, सीधा आपको दे दिया राजस्थान वानिकी वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है। सवाल बोल रहा हूं मैं, राजस्थान वानिकी वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान कहां है? जयपुर में। वन प्रशिक्षण केंद्र कहां है? फिर आगे वाले में क्या फर्क है? मरु वन प्रशिक्षण केंद्र कहां है? जोधपुर में। वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारिस्थितिकी प्रशिक्षण केंद्र कहां है? चूरू में। ताल छापर चूरू में, ठीक है। ताल छापर बैरंडे सुजानगढ़ चूरू में तो है। अब देखो फिर अगला क्या कहेगा, यह पूछेगा कि निम्न में से किस जिले में राजस्थान में वन प्रशिक्षण केंद्र है? 3 देके, इनमें से देके उपयुक्त सभी कर दिया। निम्न में से किस जिले में वन प्रशिक्षण केंद्र नहीं है? 3 इनमें से दे दिया, और चौथा मान लो नागौर दे दिया है, झुंझुनू दे दिया, या और कोई दे दिया, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोई सा भी दे दिया। समझ गए ना आप? या फिर जैसे इनके आगे मल्टीपल मैचिंग करवा दिया, चारों एक साइड में लिख दिए और क्रम बदल के जिलों का नाम अलग क्रम में लिख दिया। समझ गए ना? कितने तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। हो गया? अब ये 4 ट्रेनिंग सेंटर जो हैं, ये चारों ट्रेनिंग सेंटर, अब इनको चाहिए पैसे। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी सांस्कृतिक गतिविधियां भी बताई है, थिएटर है, कैमिल सफारी है, क्राफ्ट शॉप है, ये सारी चीजें कौन संचालित कर रहे हैं? ताल छापर अभयारण्य में ये संस्थान करेगा, तो पैसा तो चाहिए इनको। पैसे कौन देगा? तो इन चारों ट्रेनिंग सेंटर्स को पैसा राजस्थान सरकार और वन मंत्रालय भारत सरकार, मतलब ये ट्रेनिंग सेंटर अपनी सेवाएं राजस्थान सरकार और भारत सरकार के पैसों से कार्यों को संचालित करेंगे। तो नीचे एक नोट में लिख लो, ये प्रशिक्षण केंद्र राज्य सरकार एवं, चारों आगे ऊपर वाले, ये प्रशिक्षण केंद्र राज्य सरकार एवं राज्य सरकार एवं राज्य सरकार एवं राज्य सरकार एवं भारत सरकार के वन मंत्रालय की मदद से, भारत सरकार के वन मंत्रालय की मदद से, वन मंत्रालय की मदद से अपनी योजनाओं और परियोजनाओं का संचालन करते हैं। अपनी योजनाओं और परियोजनाओं का संचालन करते हैं। योजनाओं और परियोजनाओं का संचालन करते हैं। अब ये लाइन वैसे तो बेकार है। देखो अभी ये जो लाइन मैंने बताई है ना, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। पूछने लायक लग रही है क्या? नहीं है ना? बट अगला बहुत ही महत्वपूर्ण जो सवाल है, उसके लिए लाइन समझ में आना जरूरी है। क्या है? नाम लिखो, सेंटर फॉर कंजर्वेशन। नीचे लिख लो, हाँ ये हेडिंग है, सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कॉमा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज। प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज। इसको शॉर्ट में ये नाम देंगे CCNRECO। कई बार
सॉल्ट भी परेशान कर देता है, CCNRECO, CCNRECO। ठीक है, देखो क्या है ये एक ऐसा काउंटर बनाया गया है, किसके द्वारा? पहले ट्रेनिंग सेंटर द्वारा। पहला ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है देखो, है जयपुर वाला, जिसको शॉर्ट में अपन ने क्या लिखा है, RFWTI। ठीक है ना, इसके आगे डेस्क करके लिखो RFWTI, पूरा नाम ऊपर पढ़ते रहना आप। RFWTI द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन विषय पर या प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु CCN प्रबंधन हेतु CCNRECO नामक केंद्र की स्थापना 18 दिसंबर 2021 को की है। तो कौन से ट्रेनिंग सेंटर ने? जयपुर वाले ने 18 दिसंबर 2021 को की है। ठीक है, क्या करेगा ये केंद्र जयपुर में जो बनाया है ट्रेनिंग सेंटर ने, दुनिया में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर जो बड़ी बड़ी एजेंसियां और संस्था काम कर रही हैं, पहले उन सब से संपर्क स्थापित करेगा ये, और उन सब से काउंसलिंग करने के बाद में, कंसल्ट करने के बाद में राजस्थान में एनवायरमेंट या पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो सबसे अच्छे कदम उठाए जा सकते हैं वो कदम उठाने का ये प्रयास करेगा। समझ में आ गई बात? तो विश्व स्तरीय जितने भी पर्यावरण संस्थान हैं उन सब के साथ कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि वो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कौन से जो काम किए जा रहे हैं पर्यावरण सुरक्षा के लिए, उन सबको कलेक्ट करेगा ये। उसके बाद उन मुद्दों के ऊपर इसको एडवाइस देने के लिए एक सोसाइटी काम करेगी। उस सोसाइटी का नाम इंपॉर्टेंट है, ये सेंटर भी इंपॉर्टेंट नहीं, आपको बता दूं मैं। अगर ये आप नाम CCNRECO भूल जाओ तो कोई बात नहीं है। वो संस्था कौन सी है? वो संस्था अमृता देवी सोसाइटी फॉर फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग संस्था। ये राजस्थान सरकार के अधीन रजिस्टर्ड संस्था है। ये संस्था इस सेंटर को क्या देगी? सलाह देगी। तो आप इसमें शॉर्ट में लिख लो, ये केंद्र विश्व स्तरीय पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थानों के साथ, ये केंद्र विश्व स्तरीय पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। क्लियर हो गई बात? तो कौन से सेंटर को या केंद्र को जिम्मेदारी दी गई है? सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज नामक केंद्र को। और इस केंद्र की स्थापना कहां की गई है? जयपुर के राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान में ही की गई है। वहीं इसका काउंटर बनाया गया है, सेल बनाई गई है। ठीक है, ये जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा उससे पहले किस संस्था से परामर्श लेगा? ये अमृता देवी। तो आप इसमें लिखो, ये केंद्र या इस केंद्र की सलाहकारी संस्था के रूप में, इस केंद्र की सलाहकारी संस्था के रूप में
रूप में अमृता देवी सोसाइटी फॉर फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ, अमृता देवी सोसाइटी फॉर फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग अमृता देवी सोसाइटी फॉर फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ, वन एवं वन्य जीव कर सकते हो इसको, है ना। फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है, वन एवं वन्य जीव ट्रेनिंग नामक संस्था को, अब सेंटेंस को पूरा कर लेना, नियुक्त किया गया है, चुना गया, जैसा भी पीछे मैंने लिखा है आपको, नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया है। समझ आ गई बात। सवाल क्या है कि जैसे ये 4 प्रशिक्षण केंद्र हैं, इनमें से जयपुर वाले प्रशिक्षण केंद्र ने विश्व स्तरीय पर्यावरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए जिसका चुनाव किया है या जिसकी स्थापना की है वो काउंटर कौन सा है, उस काउंटर का सलाहकारी संस्था के रूप में किसका गठन किया गया है, किस संस्था को नियुक्त किया गया है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें जो चैप्टर के एंड में आपको देखनी है वो बताई है। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये बताया कि आपको किस तरीके से हर चैप्टर को कवरेज देना है। ठीक है, ओके।